तो आज हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आप लोग को हम बताए थे अभिक्रिया का कोटि क्या होता है, अभिक्रिया का आणविकता क्या होता है। तो अगर आप लोग पिछला लेक्चर अच्छा से पढ़ाई कर लिए होंगे, रिवीजन कर लिए होंगे, उसका नोट्स बना लिए होंगे, तो आपको ये लेक्चर समझ में 100% आएगा। और आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्लास, प्रथम कोटि का अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, ये 12th बोर्ड हो या फिर आप मेडिकल जेई मेन का तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12th के क्लास में ये 100% आना ही आना है। कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, पूछेगा यहाँ से, ठीक है। चाहे वो इसका काइनेटिक इक्वेशन हो, बताएंगे आपको, बलगतिकी समीकरण आज बताएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखिए, आज प्रथम कोटि का अभिक्रिया। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट हम करते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, पहले तो समझना पड़ेगा। 12th बोर्ड के एग्जाम में फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया का आपको परिभाषा ही पूछ देता है कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है, उसको हम बोलते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। जैसे देखो, मान लो ये कोई अभिक्रिया है, ठीक है। अगर इस अभिक्रिया का वेग यानी कि दर, अगर अभिक्रिया का वेग यानी कि दर अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता हो, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे प्रथम कोटि का अभिक्रिया। समानुपाती का मतलब समझ में तो आता होगा। अगर आप इसका अभिकारक का सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का दर यानी कि वेग बढ़ेगा, और अगर सांद्रता को घटाएंगे तो अभिक्रिया का वेग घटेगा, यही ना मतलब होता है। तो अगर ऐसा अभिक्रिया है तो उसको हम प्रथम कोटि का अभिक्रिया बोलेंगे। चलिए मेरे साथ आप लोग लिखिए, इसका परिभाषा लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग यानी इसको दर भी बोला जाता है, पता होगा आपको पिछले लेक्चर में। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर हो रहा है? अब ध्यान दो, प्रथम कोटि अभिक्रिया का ये तो पहला परिभाषा हो गया। इसका कुछ लोग दूसरा परिभाषा भी देते हैं, कहीं सर दूसरा परिभाषा इसका क्या है। देखो दूसरा परिभाषा क्या है। दूसरा परिभाषा आपको बताएंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया का, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग, सुनते रहना ध्यान से, जिसका वेग केवल एक सांद्रण पद पर निर्भर करता हो। कितना पद पर? केवल एक सांद्रण पद पर निर्भर करता हो। जैसे ध्यान दो यहाँ पर, फिर हम वही अभिक्रिया लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई अभिक्रिया है,
कहेगा ये बताइए प्रथम कोटि है कि द्वितीय कोटि है। ठीक है, तो पहले आप देखिएगा इस अभिक्रिया का जो वेग है वह कितना सांद्रण पद पर निर्भर करता है। बताओ ये ए कितना है, कितना है, एक ही ना है, तो हम कहेंगे अरे कुछ नहीं है, एक है, तो सांद्रण पद इसमें कितना है, एक है, तो हम इसको बोलेंगे प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। अब मान लो यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर 2 दिया है। ठीक है, तो बताओ तो सांद्रण पद कितना हो गया, अब 2 सांद्रण पद हो गया, तो अब द्वितीय कोटि का हो जाएगा अभिक्रिया। ये आ रहा है समझ में। अब मान लो कोई अभिक्रिया ऐसे दिया है A+B और बना रहा है उत्पाद P। अब देखो कि इसमें सांद्रण पद कितना है, तो सांद्रण पद देखो ये एक है और ये एक है, कितना हो गया टोटल 2 ना, तो ये कहलाएगा द्वितीय कोटि का अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है। तो माइंड में सब सेट करते चलिए, हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है सब, समझे, सब कुछ अपना आराम से भेजा में घुसाते चलिए। चले चलो आओ। तो दूसरा परिभाषा आपको, अरे दोनों में से कोई याद कर लेना है, एग्जाम में लिख देना है, और क्या करना है लिखो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग, जिसका वेग, बार बार हम लिख रहे हैं, इसको दर भी बोला जाता है, केवल एक सांद्रण पद पर, केवल एक सांद्रण पद पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ये दोनों परिभाषा आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि 12th के बोर्ड में डायरेक्ट पूछता है प्रथम कोटि का अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, लिख लिए होंगे, लिख लिए। चलिए अब हम चलते हैं प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग समीकरण में। वेग समीकरण पिछले लेक्चर में हो गया था, आज हमको वही काम है। ठीक है, आइए चलते हैं प्रथम कोटि का वेग समीकरण। माइंड आप लोग बोर्ड पर ही रखेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, नहीं तो फिर स्लिप कर जाएगा, बाउंस धीरे धीरे करने लगेगा, समझ रहे हैं। अगर पिछला लेक्चर आप लोग नहीं देख रहे हैं ठीक से तो बाउंस तो करेगा ही, क्योंकि भाई क्लास है, जब तक आप लोग लेक्चर को कंटिन्यू नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। यहाँ सभी लेक्चर जो है एक दूसरा से रिलेटेड होता है। अब पीछे वाले लेक्चर से रिलेटेड है, पिछला लेक्चर आप देखे ही नहीं है तो फिर कैसे समझ में आएगा ये। ठीक है, तो पिछला लेक्चर देख लीजिए और तब इसको देखिएगा। आइए चलते हैं हम दर समीकरण में। प्रथम कोटि अभिक्रिया का प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण, ध्यान देते रहना, वेग समीकरण। ठीक है, आइए इसमें तो हम मान लेते हैं ये तो आपको जाना पहचाना अभिक्रिया है ना, जाना पहचाना। ए कन्वर्ट कर रहा है पी में। अगर आपसे कह दिया जाए कि यह अभिक्रिया प्रथम कोटि का अभिक्रिया है, तो जैसे ही प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहेगा तुरंत आपके माइंड में बात आना चाहिए कि इस अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती। पता है ना कि ये सिंबल सांद्रता का होता है, अब इतना भी नहीं पता है क्या? फर्स्ट लेक्चर देखिए, तो अभिकारक ये है, इसके सांद्रता के समानुपाती होता है क्या? अभिक्रिया का वेग। क्लियर है? अब देखिए,
अगर इस समानुपाती के आप यहाँ से साइन को अगर हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, पता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम कि वेग यानी कि दर है, आर से इसको सूचित किया जाता है। इस अगर साइन को हटाएंगे तो एक नियतांक आता है के, और यहाँ पर लिखेंगे ए की सांद्रता, और यही है वेग समीकरण। वेग समीकरण यही है। अब ध्यान दो, इसको पिछले लेक्चर में बता दिए थे, फिर बता रहे हैं। के को लोग बोलते हैं दर नियतांक या वेग नियतांक बोला जाता है। दर नियतांक या वेग नियतांक, समझ रहे हैं। दर नियतांक, ये सब माइंड में सेट करते चलिएगा, छोटी छोटी बात है, क्लियर है। इसको बोलते हैं। अब हमको ये बताओ कि दर क्या होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है ना। तो क्या ये इक्वेशन ऐसे नहीं है, देखो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है, समीकरण है स्ट्रेट लाइन का। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें c नहीं है। c क्या है, y अक्ष पर इंटरसेप्ट होता है ना, तो c यहाँ पर क्या है, 0 है। तो अगर इसका ग्राफ भी अगर खींचना चाहेंगे आप तो बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y इक्वल टू, तो y एक्सिस पर क्या है, वेग है, ध्यान देते रहना, y अक्ष पर वेग है। एम एक्स x एक्सिस पर क्या है, वो सांद्रता है, तो सांद्रता दे दो। c तो इसमें है नहीं, तो 0 है, समझ रहे हैं। अब देखो क्या होता है दोनों में, कैसा वेग जो है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अगर आप सांद्रता को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, ये बढ़ेगा। हो गया। अब आप लोग तो पढ़े होंगे ना, कहेंगे क्या पढ़े हैं सर, तो ढाल यानी कि स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा। और ये m पता है ना, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m क्या होता है, स्लोप ढाल होता है। तो m के जगह पर क्या है, k, तो कहना कि ये k है, ऐसे। इतना पता होना चाहिए। अभी नहीं पता है जाकर नर्सरी के पढ़ लीजिए फिर से, क्या। चलो ठीक है, ये प्रिंट कर लीजिए जल्दी से, इसको मिटाएंगे, लिख लिए। अब देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक बताइए। देखिए अलग अलग अभिक्रिया के लिए दर नियतांक यानी कि वेग नियतांक का मात्रक जो है ना वो अलग अलग आता है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी पर अटैक करता है। शून्य कोटि के लिए के का मात्रक बताइए तो दूसरा होगा, द्वितीय कोटि के लिए बताइए तो दूसरा होगा, प्रथम कोटि के लिए बताइए दूसरा होगा, और यहीं पर पूछता है तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। क्लियर है। तो अब ये लिख लेंगे आप लोग, और आ रहे हैं हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक का मात्रक क्या होता है, यूनिट। ठीक, चलिए तो आप लोग लिख लिए होंगे, हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। आइए चलते हैं हम आगे, अपने टॉपिक को बढ़ा रहे हैं। दर नियतांक का मात्रक, ठीक है। चलो लिखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर दर नियतांक यानी कि के का मात्रक, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का मात्रक, ये काफ़ी VVI है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इसको, ठीक है ना। देखो अभी तुमको क्या बताया गया कि वेग यानी R, दर बोला जाता है इसको, बराबर होता है K और ये अभिकारक की सांद्रता। कोई दिक्कत यहाँ नहीं है दर समीकरण में। हमको बताना है किसका,
तो दर नियतांक यानी कि के का मात्रक बताना है। ठीक है ना, देखते जाना ध्यान से। ये क्या है? दर है, अभिक्रिया का दर। क्या आप लोगों को पता है कि अभिक्रिया का दर किसको कहा जाता है? नहीं पता है? ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट लेक्चर आप लोग जाकर देख लीजिएगा। फर्स्ट लेक्चर, उसमें आपको बताया गया था ये वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको पहला लेक्चर में मिलेगा। ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर काम है इसका मात्रक क्या कब है, तो इसका मात्रक भी पहले लेक्चर में आपको मिल जाएगा, वहाँ आप लोग जाकर देख लेंगे। हमको देखिए यहाँ पर काम है, तुरंत बता करके आगे बढ़ेंगे। दर यानी कि वेग। वेग क्या होता है? तो किसी भी अभिक्रिया में सांद्रता में परिवर्तन इकाई समय में, तो आपको बोले थे हम कि दर बराबर होता है सांद्रता में परिवर्तन इकाई समय में, डीसी बटा में डीटी। देख लीजिएगा जाकर, हम कुछ नहीं बोलेंगे अब। दर यानी कि वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन इकाई समय में, डीसी बटा में डीटी। तो ये क्या है? सांद्रता है, सांद्रता में परिवर्तन। तो सांद्रता का मात्रक आप लोगों को पता है। सांद्रता का मतलब क्या होता है? भूत। सांद्रता मतलब भूत नहीं ना, सांद्रता मतलब मोलरता। मोलरता को सांद्रता कहा जाता है। तो ये बिलियन चैप्टर में चल जाएगा मोलरता। तो इसका मोलरता का मात्रक होता है मोल बाटा में लीटर, इसका समझ रहे हैं, मोलरता। और ये क्या है? टाइम है। तो टाइम है तो हम इसको सेकेंड लिख देंगे। तो दर का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। आया समझ में? तो ध्यान दो, यहाँ पर इसका मात्रक हम यहाँ लिखेंगे, ध्यान देते रहना। दर का मात्रक होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गया के, और ये क्या है? सांद्रता। तो सांद्रता क्या होता है? मोलरता ना। तो मोलरता का आपको क्या बताया गया है? मोल बाटा में लीटर नहीं होता है मोलरता। मोलरता बराबर होता है क्या? विलेय का मोल और बाटा में बिलियन का आयतन लीटर में। तो नहीं कह सकते हैं लीटर में, यहाँ पर हो गया ये और ये खत्म। बस यहाँ पर आ गया के का मात्रक सेकेंड इनवर्स। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि सर सेकेंड इनवर्स काहे लिए, बोलिएगा। इसको बोल देते हैं टाइम इनवर्स। तो टाइम इनवर्स का मतलब इसमें सब आ गया। प्रथम कोटि का ये हो गया पर टाइम, तो पर मिनट बोल सकते हैं, पर आवर बोल सकते हैं, पर सेकेंड बोल सकते हैं। सभी का सभी मात्रक किसका है? प्रथम कोटि के का मात्रक है। पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर। क्लियर है? चलिए अब हम आ रहे हैं प्रथम कोटि के अभिक्रिया में जो समाकलित वेग समीकरण है उसमें आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 12th बोर्ड में ये दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। अब आ रहे हैं हम दीर्घ उत्तरीय में। कोई इसमें 100% आएगा? आप कुछ क्या समझ रहे हैं? नहीं पूछेगा, आएगा ही आएगा। समाकलित वेग समीकरण प्रथम कोटि का आता है, डेरिवेशन देखेंगे आप कैसे उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं और आगे हम आएंगे समाकलित वेग समीकरण में। लिखिए, काफी महत्वपूर्ण है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, दीर्घ उत्तरीय में आता है ये, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है, कि व्यंजक प्राप्त कीजिए। माइंड यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा सा आप इधर तो करेंगे स्लिप कर जाएगा, क्योंकि इसमें देख लीजिए लिखा हुआ है समाकलित वेग समीकरण, समाकलन बताएंगे इसमें, तो समझ रहे ना, समाकलन के द्वारा इसको निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया समाकलित वेग समीकरण। मैथ में आपको पढ़े होंगे ना समाकलन अवकलन। आइए चलो यहाँ पर एक छोटा सा आपको अभिक्रिया लेकर के समझाने की कोशिश करेंगे। माइंड थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे स्लिप कर जाएगा, फिर मेरा दोस्त मत दीजिएगा। एक अभिक्रिया हम ले रहे हैं, ये एक कन्वर्ट कर रहा है पी में, ठीक। ये अभिक्रिया को हम अभी शुरू कर रहे हैं। शुरू करने का मतलब ये होता है कि अभी समय क्या है, जीरो टाइम है। जीरो टाइम का मतलब अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ है, तो जीरो टाइम पर, ये तो आप लोग को पता है ना कि कोई भी अभिक्रिया जब शुरू किया जाता है तो अभिकारक को लेना पड़ता है। क्या उत्पादों हम ले लेंगे क्या? अरे अभिक्रिया जब कराना है तो उत्पाद भी लिया जाता है कि अभिकारक लिया जाता है? अभिकारक ना, तो अभिकारक हम ले रहे हैं। अभी इसका सांद्रता A है, सांद्रता A है किसका? अभिकारक का, T बराबर 0 पर, मतलब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ है। तो अभिक्रिया जब शुरू नहीं हुआ है तो अभी उत्पाद नहीं बनेगा। माइंड सेट रखना, T बराबर 0 मतलब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ है, तो अभिकारक हम लिए हैं A, इसका सांद्रता A है, और T बराबर 0 मतलब शुरू नहीं हुआ है, तो अभी ये कुछ नहीं बना है, अभी 0 बना है। कुछ समय के बाद, यानी कि हम देख रहे हैं T बराबर T पर, मतलब कि T टाइम के बाद। तो आपको तो पता होगा कि जब अभिक्रिया शुरू होता है तो अभिकारक घटता है और उत्पाद बनता है। तो T टाइम के बाद, T समय के बाद, अब T समय का मतलब आपको क्वेश्चन में देगा 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद, 78 मिनट के बाद, 77 मिनट के बाद, समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन देगा। हम यहाँ लेके चल रहे हैं जनरल, सामान्य लेके चल रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं T समय के बाद। तो T समय के बाद भाई कुछ ये घटा होगा ना, तो मान लेते हैं कि T समय के बाद यह A माइनस एक्स बच गया है। कितना बच गया? A माइनस एक्स बच गया। तो ये कितना बना होगा? कितना बना होगा ये? अरे x बना होगा। जितना ये कम होगा उतना ही ना वो बनेगा। देखो तो शुरू में कितना था? A था, बच कितना गया? A माइनस एक्स। तो बताओ कितना ये घटा होगा? x घटा होगा जी। क्या तुम लोग समझ रहे हो? अब देखो तो यहाँ पर A था, इसमें से x घट गया, तो x जब घट गया तो कितना बचेगा? A माइनस एक्स बचेगा। और जितना ये घटा है ना, जितना ये घट गया है उतना ही यह बनेगा। क्लियर है? ये हो गया। अब देखो, आपको पता है कि अभिक्रिया का दर समीकरण R यानी कि वेग बराबर होता है K और अभिकारक की सांद्रता A। अभी तुरंत बताए थे। क्लियर है? चलो, हमको बताना है इस अभिक्रिया का दर कब बताना है? T टाइम पर बताना। ध्यान देते रहना, थोड़ा सा माइंड इधर करेंगे बाउंस कर जाएगा। इस अभिक्रिया का क्या बताना है? T टाइम पर दर बताना है। तो यहां पर लिखेंगे दर, दर लिखेंगे T टाइम पर। देखते रहना ध्यान से, दर कब लिखे हैं? T टाइम पर बराबर, ये हो गया K और ये A की सांद्रता। तो T टाइम पर A की सांद्रता यही ना है, तो हम यहाँ रखेंगे A माइनस एक्स। कर दिए? कोई दिक्कत है? क्लियर है सब? चलो अब बताओ हमको कि ये अभिक्रिया का दर है। दर का तुमको परिभाषा क्या बताए हैं? अभी तुरंत जस्ट बताएं, अभी तुरंत। सांद्रता में परिवर्तन इकाई समय में। तो हमको ये बताओ कि सांद्रता में कितना का परिवर्तन हुआ है? x का परिवर्तन हुआ है। A था,
और a माइनस एक्स बच गया, तो कितना का परिवर्तन हुआ? दोनों में x का परिवर्तन हुआ है। तो आप यहां पर लिखेंगे सांद्रता में परिवर्तन इकाई समय में dt। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले लेक्चर में आपको बताए थे कि अभिकारक क्या करता है? डिक्रीज करता है। उत्पाद क्या करता है? बनता है। तो अभिकारक बताए थे आपको कि अगर अभिक्रिया का दर अभिकारक के द्वारा निकालेंगे तो ऋणात्मक आता है, और अगर उत्पाद के द्वारा, उत्पाद के संदर्भ में निकालेंगे तो धनात्मक आता है। आप लोगों को पहला लेक्चर बता दिए हैं। तो बताओ, तो ये जो दर आप निकाल रहे हैं वह अभिकारक के संदर्भ में निकाल रहे हैं ना, समझ रहे हो? तो अभिकारक घटता है ना, इसलिए उसके संदर्भ में दर क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो यहाँ निगेटिव लगा दीजिएगा। आपका मन है तो नहीं भी लगा सकते हैं। तो नहीं लगाने का मतलब कब नहीं लगाएंगे? जब आप निकालेंगे उत्पाद के संदर्भ में। तो मैक्सिमम सारे बुक में देखेंगे, आप किताब में देखेंगे तो अभिकारक के संदर्भ में ही निकालता है, इसलिए हम भी निकाल रहे हैं किसके संदर्भ में? अभिकारक के संदर्भ में। क्लियर है? यहाँ निगेटिव लगा देंगे क्योंकि अभिक्रिया का दर क्या होता है? निगेटिव में होता है अगर आप अभिकारक के संदर्भ में निकालेंगे तो। क्लियर है? चलो, ये हो गया k और यहाँ हो गया a माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गया dx, ये लाएंगे हम नीचे a माइनस एक्स और इसको ले चलेंगे k इंटू dt। ठीक है? अब आप क्या करेंगे? तो दोनों साइड समाकलन करेंगे। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं समाकलन करने पर। तो समाकलन हम करेंगे, चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं पहले dx और a माइनस एक्स इक्वल टू ये k और ये dt। तो k क्या है? नियतांक है। नियतांक है ना, तो नियतांक है तो उसको बाहर कर दो और यहाँ पर हम क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे, निगेटिव था, समाकलन करेंगे। मिटा दें इसको, प्रिंट कर लिए हैं, मिटाना पड़ेगा, मिटा दें। चलो, तो हम समाकलन कर रहे हैं। आप लोग माइंड सेट रखेंगे, नहीं तो फिर बाउंस कर जाएगा। मेरा दोस्त मत दीजिएगा, तो जो बात है वो क्लियर बोल दिए। चलिए, तो अगर हम समाकलन करेंगे तो यह माइनस है। आप लोग का तो मैथ स्ट्रॉन्ग है ना, सबसे पढ़ने में आपको कौन सब्जेक्ट मन लगता है? मैथ, दिन रात मैथ ही पढ़ते हैं। तो निगेटिव लगा देंगे dx बाई a माइनस एक्स। अगर आप इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा ln a माइनस एक्स। अब हमको पता है, डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, पूछ लीजिएगा अपने मैथ वाले सर से। ठीक है? चलो, k नियतांक है तो हम यहाँ k निकाल देंगे। dt का हम करेंगे तो ये आएगा t, और एक आपको पता है एक नियतांक आता है समाकलन करने पर, c आ गया नियतांक। ठीक है? अब ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर हमको c का मान बताना है। और देखिए ये शुरुआत है, इसके बाद जो है वो शून्य कोटि का अभिक्रिया आएगा, वहाँ भी समाकलन का आपको बताना है वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। तो वहाँ भी फिर हम यही करेंगे, अभी आपको बोल दे रहे हैं जो बात है वो। तो यहाँ पर c का मात्र, ये c का मान निकालना पड़ता है। तो निकालेंगे कैसे? देखिए कैसे निकालेंगे। प्रारंभिक शर्तों के द्वारा, प्रारंभिक शर्त के द्वारा। प्रारंभिक शर्त क्या होता है? तो प्रारंभिक शर्त होता है कि प्रारंभ में क्या था? शुरू में, सबसे शुरू में तो समय था 0। समय क्या था? 0 था। यानी क्या समझ रहे हैं कि अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुआ है। तो हमको ये बताओ कि जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ है तो x भी 0 होगा,
कहो कि x जीरो, काहे नहीं होगा? जब समय जीरो है, अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुआ, तो ये खत्म कैसे हो जाएगा? इसलिए x क्या है? अरे x खत्म तो है ना, कि अभिकारक कितना खत्म हो गया, तो जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं होता खत्म कहाँ से हुआ, इसलिए x भी जीरो कहेंगे। समझ रहे हो? और देखो जब x जीरो हो गया, t जीरो था ये पूरा जीरो, x जीरो, तो बोलो उस केस में c बराबर क्या होगा? तो माइनस ln a। कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर है? अब यहीं c इसको रखेंगे यहां पर, देखते जाना ध्यान से, अभी आया नहीं है। माइनस ln a माइनस x, ये हो गया kt, और यहां रखेंगे माइनस ln a, c के जगह पर रख दिए। क्लियर है? अब आपको क्या करना है कि इसको उस साइड ले जाना है और इस दोनों को इस साइड ले आना है। तो चलिए इसको उठा करके उधर ले चलिए। तो जब इसको उस साइड ले जाएंगे तो देखो इसका साइन निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? उधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा ln a माइनस एक्स, पॉजिटिव में हो गया। ये दोनों को इधर लाओ, तो दोनों को जब लाएंगे तो इसका साइन पॉजिटिव है, तो ये हो गया निगेटिव में, और इसका निगेटिव है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर है? सब कुछ है क्लियर? इसको याद रखेंगे, ठीक है? अब देखो, क्या आपको पता है या नहीं पता है? तो अब ध्यान दीजिए, ये ln जो है ना, ये ln क्या है? ln कहा जाता है log बेस e को, log बेस e। इसको कुछ लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल प्राकृतिक लॉग इसको बोला जाता है, ठीक है? तो log बेस e को बोला जाता है ln। तो अगर आप इसको चाहते हैं log में कन्वर्ट करना, log का मतलब log बेस 10, ये समझिएगा। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं log में, तो इसमें 2.303 से गुणा करना पड़ता है। अब याद रखिएगा, हमेशा आएगा, बोल दिए। अगर आप चाहते हैं इसको लॉग में कन्वर्ट करना, तो 2.303 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, लॉग में बदल जाएगा, ठीक है? तो हमको बदलना है यहां पर, क्योंकि इसमें कुछ काम हमको नहीं होगा। जो भी काम हमको होगा किसमें? लॉग में काम होगा। तो आइए इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितना से? 2.303 से। अब ये ln किस में हो जाएगा? लॉग में हो जाएगा, a माइनस एक्स। देखते जाइएगा, इसमें तो ln नहीं है, तो नहीं है तो ये kt। देखो इसमें ln है, तो क्या करेंगे? 2.303, ये क्या हो जाएगा? log a हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर है? इसको प्रिंट करिए, जल्दी जल्दी से प्रिंट कीजिए, जल्दी से प्रिंट कीजिए, मिटाना पड़ेगा। मिटा दें? मिटा दें? बोलो ना, मिटा दें? चलो, तो इधर हम मिटा देते हैं। अभी आया नहीं है, बस और थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझे? चलो देखो आ गया ये ना। अब इसमें क्या करो कि दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, 2.303 से भाग दो। अरे भाग तो हम दे ही सकते हैं ना, दोनों तरफ देंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो इधर भी भाग दो, इधर भी भाग दो। तो जो देखो, इधर जब भाग हम देंगे 2.303 से, तो इधर कैंसिल हो जाएगा। तो बोलो तो भाग देने के बाद क्या होगा? log a माइनस एक्स इक्वल टू, इधर अगर हम भाग देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस kt बाई 2.303, और यहां अगर भाग देंगे तो ये अभी कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये क्या होगा? log a। देखिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी का नाम है समाकलित वेग समीकरण प्रथम कोटि अभिक्रिया का। तो अगर दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा तो आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा जी, बिना पहुंचे होगा नहीं, यहां तक पहुंचना पड़ेगा, तब कहेगा हाँ लीजिए 5 नंबर। आ रहा समझ में? कुछ लोग इसको बोलते हैं
प्रथम कोटि अभिक्रिया का प्रथम कोटि अभिक्रिया का बल गतिकी समीकरण ये बोलते हैं। जल्दी से लिखिए, इसके बाद हम इसको ग्राफ भी बनाएंगे। ग्राफ भी पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में ग्राफ के द्वारा भी पूछ देता है क्वेश्चन, तो उसको भी जल्दी से बनाएंगे। आप लोग यहाँ तक पहुँच जाइए। हो गया? बोलो। चलो एक ग्राफ देखो, यही जो है उसी को हम ग्राफ बनाएंगे। एक इसका ग्राफ, पहले इसका ग्राफ देखिए। तो पहले हम इसको लिख दे रहे हैं ln a माइनस एक्स माइनस के टी प्लस बोलो ln a। ये है, इसी का ग्राफ पूछता है, तो इसका ग्राफ हम बना दे रहे हैं। देखो ये इक्वेशन भी क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y एक्सिस पर क्या है, तो ln a माइनस एक्स है, बना दीजिए। एम एक्स एक्स एक्सिस पर क्या है, तो t है। c क्या होता है, तो c होता है y एक्स पर इंटरसेप्ट होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ln a। क्लियर है? अब देखो m क्या होता है, स्लोप, ढाल होता है ना। तो ढाल देखो यहाँ पर ये m माइनस के है, तो बोलो ये निगेटिव है ना, नहीं है, तो निगेटिव है तो यहाँ से नीचे आएंगे। अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ से ऊपर जाते, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ढाल ये होता है थीटा। आप लोग को पता अगर होगा कि ढाल कैसे निकाला जाता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। अब आप लोग समझ लीजिएगा, स्लोप होता है tan थीटा, और क्या होता है, क्या है यहाँ पर, तो माइनस के है। स्लोप क्या है, माइनस के है, तो आप यहाँ लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू माइनस के। क्या कोई दिक्कत है? क्लियर हो रहा है ना? तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब देखिए इसका ग्राफ, मिटाएंगे, इसको मिटा दें। इसका ग्राफ आप लोग देखिए, ये तो आप लोग लिख लिए होंगे, क्योंकि भाई दोनों का ग्राफ पूछा जाता है इसलिए। तो अभी जो बताए थे वहीं फिर लिखेंगे, log a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के टी बाई 2.303 प्लस बोलो log a। ठीक है, ये अभी इक्वेशन किस पर है, एम एक्स प्लस सी पर है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है ना? तो इसको हम खींचेंगे, देखिए कैसे, इसको ऐसे खींचेंगे। y एक्स पर क्या है, तो log a माइनस एक्स है, एम एक्स एक्स एक्सिस पर देखो क्या है, ये k अलग है और t अलग है, तो यहाँ भी t ही है, यहाँ x के जगह पर। m क्या होता है, स्लोप होता है। c बोलो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो आप इंटरसेप्ट करा देंगे y एक्सिस पर। यहाँ पर क्या है, log a है। क्लियर? सब कुछ समझते चल रहा है ना? m क्या है, स्लोप। देखो क्या है, स्लोप निगेटिव है, तो फिर यहाँ से निगेटिव आएंगे ऐसे, समझे। और यहाँ पर ये हो गया थीटा। तो आइए यहाँ पर बोलो क्या होगा, स्लोप यानी कि ढाल बराबर बोल दीजिए, क्या हो गया, ढाल यानी कि स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा, और बोलो कितना है स्लोप, तो इस बार देखो क्या है, माइनस के बाई 2.303।
यहाँ पर स्लोप इतना है। तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ln a माइनस एक्स और t के बीच अगर हम ग्राफ को खींचते हैं तो उसमें ढाल कितना होता है। 4 ऑप्शन देगा, माइनस के बाई 2, इसके बाद देगा माइनस के बाई 2.303। तो याद रहेगा तब ना कि ln वाला में स्लोप माइनस के होता है और log वाले में स्लोप ये होता है, तब ना आप टिक करेंगे। इसीलिए बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट हिट करता है, तो सब कुछ माइंड में सेट करते चलिए। अभी से ही नहीं तो फिर बाद में हार्ड हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो समझिएगा, शुरू से लेक्चर देखते रहेगा तब ना समझ में आएगा। क्लियर है। अब देखो, आप तो ये निकाल दिए हैं, प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण यही होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल जो पूछता है ना, वह थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इजी करेंगे, आसान आपको करेंगे हम, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है। इसी का एक, इसी से निकालेंगे हम, ये से नहीं, इसी से निकालेंगे, थोड़ा सा इसको आसान बनाएंगे और तब आपको हम बताएंगे न्यूमेरिकल। ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल में लॉग और एंटी लॉग आएगा, समझ रहे ना। लघुगणक आपको देखने आना चाहिए, नहीं तो भाई दिक्कत होगा, समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस पर न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे तो उसमें लॉग और एंटी लॉग आएगा। तो कृपया आपके पास अगर एनसीईआरटी का पार्ट 1 बुक है तो आप देखिएगा, उस बुक के पीछे में लॉग और एंटी लॉग दिया हुआ है, समझ रहे हैं। तो आपको देखने आना चाहिए। एक लेक्चर हम उस पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग लिखेंगे लॉग और एंटी लॉग बाई केमिस्ट्री दबंग, तो मेरा आ जाएगा। तो आप लोग लॉग और एंटी लॉग निकालेंगे कैसे, ये सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आ रहे हैं अगले टॉपिक में। तो आप लोग जल्दी से थोड़ा सा स्पीड को फास्ट कीजिए, और हम आ रहे हैं, इसको अब आसान करना है क्योंकि हमको बनाना है न्यूमेरिकल ना। तो न्यूमेरिकल भाई इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा हार्ड है, इसको हम आसान बना रहे हैं। देखिए कैसे, माइंड आप लोग यहीं रखेंगे, इधर उधर नहीं रखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर अभी जो आपको बताया गया था वह क्या बताया गया है, तो आपको बताया गया है log a माइनस एक्स, इसके बाद माइनस के टी बाई 2.303 प्लस क्या था, log a था। क्लियर है। माइनस के टी बाई 3 को हम इधर ला रहे हैं और इस महाशय को हम उधर ले जा रहे हैं। तो इसको जब इधर लाएंगे तो देखिए निगेटिव है, तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के टी बाई 2.303, बोलते जाइएगा। ये तो log a है, इसको जब ले जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये निगेटिव होगा, log a माइनस एक्स। ठीक है। क्या आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि कौन सा फॉर्मूला सर? देखिए कौन सा फॉर्मूला, log a माइनस log b, log a माइनस log b, इसका फॉर्मूला बोल रहे हैं। अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप लोग लिख लेंगे log a बाई b का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b, इसके बाद log a इंटू बी। तो log a इंटू बी का फॉर्मूला होता है log a प्लस log b। देख लो यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ पर अगर इंटू में रहेगा तो, अगर बाई में है तो माइनस, अगर गुणा में है तो प्लस हो जाता है। और एक फार्मूला और है log a का घात में b है, तो ये पावर जो है ना वो बगल में आ जाता है, तो इसको हम लिखेंगे b log a। ये 3 फार्मूला आपको माइंड में होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। देखिए तो यहाँ पर आइए, के टी बाई 2.303, देखो log a
माइनस लॉग बी, तो इसका फॉर्मूला हो लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या है, लॉग ए बाई बी। तो हम यहाँ लिखेंगे लॉग ए, ये है बाई बी, तो बी के जगह पर क्या है यहाँ पर, ये ए माइनस एक्स ना, तो यहाँ रखेंगे ए माइनस एक्स। ठीक है, देखते ध्यान से। अब बोलो k इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो k बराबर, इसको चले उधर, तो ये आएगा 2.303 बाई टी हो जाएगा ना, अरे के टी है तो टी आएगा तो नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। एक फॉर्मूला यही हमको याद चाहिए, यही याद चाहिए, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, यही चाहिए। अब देखो क्या इसको हम t यहाँ और k इधर नहीं कर सकते हैं, t को यहाँ k को इधर, तो हम दोनों को यूज करेंगे। t इक्वल टू ये भी तो हो सकता है 2.303 बाई k, और क्या हो सकता है यहाँ पर लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, यह भी हो सकता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, दोनों एक ही है, एक भी याद रखें तो समझ लीजिएगा कि टी को यहाँ और के को यहाँ हम कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर a क्या है और a माइनस एक्स क्या है, तो क्या है पता नहीं है आपको, a क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक शुरुआती t बराबर 0 पर, और ये क्या है, तो अभिकारक की बची हुई सांद्रता यानी कि अंतिम सांद्रता है। समझ में आ रहा है कुछ, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप लोग कहीं साइड में कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, हम इसको मिटाएंगे इस फॉर्मूला को और लिखेंगे ए क्या है और ए माइनस एस क्या है, समझ रहे हैं ना। चलिए तो जल्दी से इसको हम लिख दे रहे हैं। देखिए ए क्या है, तो ए है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, और a माइनस एक्स क्या है जी, तो a माइनस एक्स क्या है, अभिकारक की अंतिम सांद्रता, यानी आप कह सकते हैं बची हुई सांद्रता, जो बच गया है वही है। ठीक है, अब आप लोग को एक छोटा सा क्वेश्चन बना करके हम दिखा रहे हैं, इसी पर वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए उस क्वेश्चन को हम लिखते हैं जल्दी से। यही क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक मतलब k का मान है इतना दिया है। देखिए सेकेंड इनवर्स दे दिया, बताए थे आपको कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स, यानी कि टाइम इनवर्स होता है, बता दिए थे। तो दिया यहाँ पर देखिए इतना सेकेंड इनवर्स, वेग स्थिरांक मतलब k का मान दिया हुआ है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटाकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। कह रहा है कि कोई प्रथम कोटि का अभिक्रिया है जिसका वेग स्थिरांक इतना है, तो कह रहा है कि उस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। अभिकारक क्या होता है, घटता है, पता है ना, अभिकारक घटता है, तो कह रहा है कि 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब कि ये प्रारंभिक है और ये अंतिम है। तो आपको क्या बताया गया है, अभी तुरंत समय पूछा है मैं कितना समय लगेगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर t बराबर, समय पूछा है 2.303 बाई के लॉग a बाई a माइनस एक्स। क्लियर है, बोलो 2.303 के, तो k यहाँ दिया हुआ है 1.15 इंटू 10 का पावर माइनस 3, ये हो गया लॉग ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और ए माइनस एस क्या है, बची हुई सांद्रता। तो दिया है बची हुई डायरेक्ट,
तो यहाँ रख देंगे 3, अंतिम 3 दिया है ना, 5 ग्राम से घटाकर 3 ग्राम होने में, ठीक है। अब यहाँ चलो देखते जाना ध्यान से कैसे निकाल रहे हैं हम। 2.303 1 इंटू 10 का पावर 3। अब बोलो ये log a/b है, फॉर्मूला भी तुरंत बताए थे, log a/b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो log a माइनस log b। क्लियर है, बोलो, नहीं बोलेगा। 2.303 1.15 10 का पावर -3। क्लियर है। log 5 का मान आना चाहिए, log 5 बोले हैं आपको। दिक्कत है तो आप लोग log और एंटी लॉग लिखिए, उसमें log और एंटी लॉग टेबल बाई केमिस्ट्री दबंग लिखिए, आ जाएगा मेरा वाला। और आराम से देखिएगा आप कैसे निकाला जाता है log 5 का वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, मोबाइल से भी निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में मोबाइल नहीं लेकर जाएंगे, तो सीखना पड़ेगा, इसीलिए देख लीजिएगा कैसे निकाला जाता है। हमको डायरेक्ट याद है log 5 0.6990 माइनस log 3 का वैल्यू ये आएगा 0.4771। समझे। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 2.303 1.15 10 का पावर -3 और इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये 10 में से 1 गया 9 8 में से 7 गया 1 8 7 2 एंड 2 0 पॉइंट, इतना आएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ये आएगा 444 सेकेंड, 444 सेकेंड इसका आंसर आएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत नहीं है। चलो लिख लिया है, बिठाएंगे, क्लियर। चलो अब आते हैं हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। जल्दी से थोड़ा कीजिए, लॉन्ग नहीं हो। आइए चलते हैं हम, लिख लिया ये सब ना। चलो हेडिंग लिखिए मेरे साथ आप लोग, अर्ध आयु काल। कौन सा काल, अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड। देखिए अर्ध आयु काल, नाम से भी क्लियर है, अर्ध आयु आधा जीवन। तो क्या समझ रहे हैं आप, अरे जितने समय में आपका एज आधा हो जाता है, जैसे आप लोग बूढ़े लोगों से पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे कि अरे मेरा तो आधा से ज़्यादा ज़िंदगी ख़त्म हो गया है। मतलब क्या समझ है कि आधा से ज़्यादा वो अपना एज बिता लिए, उम्र बिता लिए हैं, नहीं। तो आधा का मतलब ये, अर्ध आयु का मतलब कि जितने समय में आधा खत्म हो जाता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्ध आयु काल। समझ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर आदमी नहीं लिखना है, यहाँ पर अभिक्रिया के बारे में बात करना है। तो ऐसे कहिएगा कि 50% अभिक्रिया को पूर्ण होने में जो समय लगता है ना, उसको हम बोलते हैं अर्ध आयु काल। है समझ में। 50% अभिक्रिया को पूर्ण होने में जो समय लगेगा उसको हम अर्ध आयु काल बोलेंगे। तो यहाँ जल्दी लिखिए, यहाँ परिभाषा 50% अभिक्रिया को पूर्ण होने में, अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल कहलाता है। अर्ध आयु काल कहलाता है। क्या कोई दिक्कत है? अगर लिखना होगा तो इसमें आगे लिख सकते हैं, इसे टी हाफ, देख लो कैसे लिख रहे हैं, टी हाफ से
सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। समझे? अब देखो अर्धआयु का एक छोटा सा फॉर्मूला आपको निकाल रहे हैं। प्रथम कोटि का अर्धआयु अलग अलग होता है, द्वितीय कोटि का अर्धआयु दूसरा होगा, शून्य कोटि का दूसरा होगा, प्रथम कोटि का दूसरा होगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रथम कोटि ना, तो अभी बात हो रहा है प्रथम कोटि का अर्धआयु काल। तो ये तो परिभाषा सेम है, अर्धआयु काल को टी हाफ से सूचित किया जाता है। क्लियर है? आइए यहां पर देखिए हम फॉर्मूला निकालेंगे प्रथम के लिए। तो पहले हम लिख देते हैं जो हमको फॉर्मूला पाता है, बाई के लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। ये हो गया, ये लिख लीजिएगा, मिटाना पड़ेगा इसको। अब देखो बात हो रहा है टी हाफ की, तो हम यहां लिखेंगे टी हाफ। समझे? 2.303 बाई के लॉग, ये हो गया ए। अब देखो तो 50% अभिक्रिया को मतलब जितने समय में आधा खत्म, तो आधा खत्म एक्स क्या है यहां पर पता है आप लोगों को ना? एक्स क्या है? वो खत्मे तो है। अरे शुरू में ए था, उसमें से एक्स खत्म हो गया, तब ना हम लिखे हैं ए माइनस एक्स बच गया। तो आधा खत्म का मतलब क्या समझ रहे? मिला इसको बोलो। चलो आधा खत्म का मतलब आप तो समझ में अभी तक नहीं है क्या? 50% खत्म मतलब कि आधा खत्म हो गया। तो आधा जो शुरू में ए था, तो क्या हम नहीं लिख सकते ए, और यहां पर क्या लिखेंगे? ए बाई 2, क्योंकि आधा खत्म। तो बात हम कर रहे हैं इसका आधा खत्म। ये हो गया। यहां पर देखो क्या लिखेंगे? 2.303 बटा में के लॉग, यहाँ एलसीएम आता है ना, तो ये हो जाएगा ए बाई 2। ए और ए खत्म। बोलो क्या होगा? देखते जरा ध्यान से, माइंड को कंसंट्रेट रखिए नहीं तो बाउंस करेगा टी। अब देखो ये क्या होगा? तो इसको हम लिखेंगे log 2। क्लियर है? अब देखो 2.303 log 2, क्या हम इसको लिख सकते हैं ln 2? क्या हम इसको ln 2 लिख सकते हैं? एकदम से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बोले हैं हम कि अगर चाहते हैं ln को log में बदलना, ln को log में बदलना, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2.303 अभी ln किस में हो जाएगा? log में, log 2। तो देखो तो क्या इसके जगह पर हम 2.303 log 2, तो इसके जगह पर हम नहीं लिख सकते ln 2? लिख सकते हैं, बिल्कुल ही लिख सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे, देखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में टी हाफ, यहां पर लिखेंगे ln 2 और बाई के, ये होगा। ठीक है? अब देखो कुछ लोग नोमेरिकल्स में जब पूछेगा, नोमेरिकल्स में पूछेगा पूरे चैप्टर में, अगर नोमेरिकल्स में पूछेगा तो देखे क्या पूछेगा? नोमेरिकल्स में देखो ध्यान दे रहा ना, मेरा दोष मत दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो अपना दोष देना है। यहां लिखेंगे टी हाफ 2.303 और log 2, तो log 2 का मान आपको तो याद होगा नहीं, हमको याद है 3010 log 2 का मान रख दिए, और बाटा में ये k है तो k रख दीजिए, हो गया। अगर आप इसको करेंगे तो ये आएगा टी हाफ 0.693 बाई के। इसी को हमको याद चाहिए। यही कोई पूछेगा आपसे कि प्रथम कोटि का अर्धआयु कितना होता है, तो तुरंत बोलना 0.693 बाई के, 0.693 बाई के होता है। तो थोड़ा सा बस 1 मिनट टाइम और लेंगे, बस 1 मिनट। अब हमको ये बताओ कि ये तो अर्धआयु 0.693 बाई के आ गया, क्या इसमें कहीं सांद्रता दिया है? अरे भाई कहीं इसमें सांद्रता है? नहीं है। तो ध्यान देना, यहां पर एक छोटी सी बात क्या बताना है कि प्रथम कोटि का अर्धआयु सांद्रता पर निर्भर
नहीं करता है। सांद्रता इसमें है ही नहीं है कहीं, तो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है प्रथम कोटि का अर्धवायु। ध्यान दीजिएगा, ये काफी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसको आप लोग लिखिए। इसको मिटाएंगे हम, मिटा दें, बोलो, चलो मिटा देते हैं, मिटा दे रहे हैं। और ये सारा बात आप लोग को माइंड में सेट होना चाहिए, क्योंकि ये सभी बहुत ही आज का क्लास महत्वपूर्ण क्लास था। हम यहाँ लिखवाएंगे प्रथम कोटि का, लिखेंगे प्रथम कोटि का अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब ये समझ लो कि अगर अभिकारक की सांद्रता m, मोलरता मतलब सांद्रता इसी को बोला जाता है, अगर सांद्रता 100 है, 100 है, तो उसको 50 होने में अगर 10 मिनट का समय लगता है, 10 मिनट का समय लगता है, तो 50 ले अगर 25 होगा ना, तो देखो आधा हुआ है ना, तो समय पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 10 मिनट लगेगा। अगर यह 1000 होता ना, तो 1000 का आधा कितना, 500, तो 1000 से 500 में अगर होता तो समय लगता 10 मिनट। यही बोल रहे हैं हम कि प्रथम कोटि का अर्धआयु सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये कितना है, 25। 25 से अगर कोई बोल दे कि 12:30 होने में, तो कहना कि समय लगेगा 10 मिनट का। तो ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण आज का क्लास था। अगर आप लोग को 100% समझ में आ गया, इसका मतलब कि आप बहुत पढ़ने में तेज हैं। ठीक है, आप बहुत तेज हैं, तभी आपको ये सारा न्यूमेरिकल्स और सारा A to Z थ्योरेटिकल जितना पोर्शन था वो सब कुछ समझ में आ गया है। देखिए मेरे पास ये छापने वाला पढ़ाई बंद कीजिए, दिमाग में छापिए, कॉपी मत भरिए। ये सारा साइंस है, ये समझने वाली सारा बात होती है इसमें। ठीक है, तो आज हम यहीं पर ब्रेक लेंगे। आप लोग इसको जल्दी से प्रिंट कर लीजिए। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू। आज क्लास में पढ़ने के लिए थैंक यू।